हेलो फ्रेंड्स। एक और केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये केस एक पुराना केस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस का केस है। तो पेशेंट सीनियर सिटीजन है, 62-63 साल के हैं। तो ये आर्मी से रिटायर्ड है, आर्मी में रिटायर्ड ऑफिसर है। तो अभी उनको लास्ट 3-4 साल में ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गया। तो दवाइयाँ वगैरह बहुत ली है, पर उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाता है, फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। तो काफ़ी परेशान थे वो। तो किसी एक के रेफरेंस के थ्रू आए वो मेरे पास। तो उसमें क्या हुआ, जैसे मतलब जैसे हमने एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो उन्होंने पूरी बताया कि 3-4 साल पहले मेरे को एलिजेंस मतलब घाव वगैरह आया, उसमें खुजली हुआ, पपड़ी निकले, पैर में हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ता गया। और मैं फिर लोकल डॉक्टर से जो उनके जो हॉस्पिटल से उनमें डॉक्टर से दवाई लिया, तो उन्होंने काफ़ी दवाई दिया, एप्लीकेशन के लिए भी, खाने के लिए भी, एंटी एलर्जिक दिया। कंट्रोल हो जाता था उससे, पर धीरे धीरे करके ये जो पूरी की पूरी शरीर में ये बढ़ने लग गया। और ये 1 साल से जॉइंट पे पेन आना शुरू हो गया। अब जॉइंट में पेन आना शुरू हो गया तो उन्होंने फिर दोबारा इसको रिव्यू किया। तो उन्होंने उनको फॉलेट्रैक्स में रखा। तो अब यो दवाई लेते तो पूरा ठीक हो जाता है, दर्द में भी आराम हो जाता है। पर क्या है, डॉक्टर जो है वहाँ रेगुलरली उनको टेस्ट कराते हैं, उनकी लीवर फंक्शन टेस्ट जब कराते हैं तो अभी 1 साल के बाद देखा गया तो उनका थोड़ा सा SGOT SGPT थोड़ा बढ़ा हुआ आया। और फिर जैसे बढ़ा हुआ आया तो जो वहाँ के डॉक्टर वो काफ़ी केयरफुल है, उन्होंने बोला अभी थोड़ी दिन के लिए फॉलिट्रैक छोड़ दीजिए। जब छोड़ा फिर से दर्द आना शुरू हो गया, और स्किन में भी थोड़ा सा खुजली बढ़ने लग गया, पपड़ी ज़्यादा आने लग गया। और फिर जब ज़्यादा हुआ तो डॉक्टर ने बोला नहीं अभी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा मैनेज करिए। तो कुछ एंटी एलर्जिक देते थे, कुछ पेन किलर देते थे, पर वो पूरी तरह से आराम नहीं होता था। हमने बोला क्या आपको मतलब कैसे इस चीज़ में क्या क्या और परेशानी हो रही है? डॉक्टर साहब जितना बताया कम है, काफ़ी परेशान हूँ डॉक्टर साहब। अब ये लगा लीजिए कि दिन भर खुजली करते हो, रात को तो इतनी ज़्यादा होता है, कभी कभी खुजली करके मैं खून निकाल देता हूँ, इतनी ज़्यादा हो जाता है। और जॉइंट पेन ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब मैं आर्मी की रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और आई हैव टू लिम्प एंड आई डोंट लाइक इट। तो अच्छा नहीं लगता कि आप लिम्प करना है। मैं पहले सब काम अपने अपने फिट एंड फाइन रहते थे, एक्सरसाइज वगैरह, अभी एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं हो पाता है। तो बड़ा परेशानी हो जाती है डॉक्टर साहब, काफ़ी दिक्कत में हूँ। मैंने बोला फिर इसको लेके और मन में क्या बात आती है? बात तो ऐसा होता है कि पहले जब शुरुआत हो रहा था हम सोच रहे थे कि ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं यार, थोड़ी सी स्किन की प्रॉब्लम है। और डॉक्टर भी जैसे हमारे साथ हम लोग मेस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बोले कोई बात नहीं, लेते रहिए, ठीक हो जाएगा ये। अब जैसे जैसे वो टाइम पास होते गया तो मैं जब डॉक्टरों से बात करता गया और ये दवाइयाँ इन्होंने बढ़ाया, तो अभी तो बोल रहे हैं कि ये तो भैया इसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ऐसे कैसे किसी के साथ आप चलो? आप मतलब ऐसे कोई बढ़िया चीज़ थोड़ी है कि इसके साथ चल लो आप, कि ये कंटिन्यूस खुजली हो रहा है, किसी के सामने आप खुद किसी के घर जाओ, निकल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और साथ में दर्द होता है, और दर्द के टाइम तो बहुत दिक्कत होती है डॉक्टर साहब। और जब से ये दवाई बंद कर दिया उन्होंने, और उसके बाद दर्द बढ़ गया, और दवाई लेने से बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ये तो बड़ा परेशानी वाली बात है। मतलब ये क्या चलती रहेगी? ऐसा तो लग रहा है कि भाई ये कोई ऐसी बीमारी है कि जो ठीक नहीं होगा। और जैसे लीवर में इन्होंने बताया कि कुछ पैरामीटर्स वगैरह बढ़ा हुआ है, तो और डर लगे कि आगे कोई और बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी डॉक्टर साहब, कि ऐसा ना हो कि पता चला स्किन की प्रॉब्लम से कोई और बीमारी हो और ठीक नहीं हो रहा। तो ये तो डॉक्टर साहब बड़ा परेशानी वाली बात होगी। और मैं तो ऐसे तो नहीं है कि ज़िंदगी भर इसके साथ ही चलना पड़ेगा। और कौन चाहता है कि ऐसे परेशानी के साथ ज़िंदगी भर चले? तो बड़ी दिक्कत है डॉक्टर साहब, मैं तो होपलेस हो गया हूँ। तो बस आपके नाम सुना है, मैंने सोचा चलो ठीक है, आप जैसे बोलेंगे डॉक्टर साहब वैसे करने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब पूरी ईमानदारी से आपकी दवाई लेना चाहता हूँ, पूरी अपनी भी मैं मेहनत करूँगा कि भाई किस तरीके से ठीक हो जाए। कि हम फौजी आदमी हैं तो हर चीज़ मान के चलेंगे, प्लीज़ थोड़ा सा मदद करिए मुझे। तो मैंने बोला चलो ये बताइए थोड़ा सा कि भाई जैसे अभी ये प्रॉब्लम आपको 3-4 साल से है, 3-4 साल पहले की जो आपकी फैमिली स्टेट है, घर की स्टेट है,
फिनेंशियल कंडीशंस हैं या आपकी जो जॉब जहाँ रहते थे, जॉब की स्टेट है, ये सब चीज़ों में कोई दिक्कत आई थी क्या जिससे आप परेशान हुए थे? और बोले हाँ, थोड़ी बहुत तो परेशानी डॉक्टर साहब लगी रहती है। अब जॉब में भी दिक्कत होती है, प्रमोशंस वगैरह होती है, वो नहीं होती है तो हमें सर्विस छोड़ना पड़ता है टाइम से पहले। तो अब हम मेरा प्रमोशन नहीं हुआ फिर भी किसी तरीके से रुका मैंने, क्योंकि हमने सोचा कि पूरा का पूरा कंप्लीट करके जाएं। और घर में भी थोड़ी बहुत परेशानी है, तो मैंने बोला थोड़ा सा आप बताएंगे अच्छे से। मैं क्यों नहीं बताऊंगा सर, सबसे बड़ी परेशानी मैं बताता हूँ आपको डॉक्टर साहब कि मेरी रिटायरमेंट होने के बाद ही परेशानी पड़ा। मैं 59 में 58 में रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद ही मेरा परेशानी बढ़ गई डॉक्टर साहब। क्योंकि क्या हुआ एक बेटा है मेरा और हमारी बड़ी क्लोज निट फैमिली है। एक मेरी वाइफ है, वे बहुत केयरिंग है, लविंग है, अफेक्शनेट है, और बेटा भी बहुत प्यारा है। और उसने आईआईटी से करके बाद में एमटेक किया है और एक आईटी फर्म में है। और तो काफ़ी मतलब हमने नोएडा में बहुत बड़ा घर लिया। अभी तो हमने जब रिटायरमेंट हुआ तो हम अपने बंगलो छोड़ के फिर घर पे आए। तो उस टाइम क्या हुआ, बेटा ने भी शादी किया, लव मैरिज किया, उसके ऑफिस के कलीग है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरी कास्ट के कोई मतलब नहीं, दूसरी लैंग्वेज से भी है तो भी कोई बात नहीं, बच्चे अपने सेट हो रहे रहेंगे तो बहू अब उसको साथ रहना है। पर जब हम साथ में रहे डॉक्टर साहब, थोड़ी सी हमारी दिक्कत क्या हुई कि जो हमारी वाइफ है ना बड़ा सेंसिटिव है, वो अपनी बड़ा रूटीन से काम करती है। अब वो बहुत नाजुक है, जैसे हम कुछ बोलेंगे तो उनको बड़ा लग जाती है छोटी छोटी चीज़। तो हम थोड़ा सा मैनेज करके चलते थे, बेटा और मैं मैनेज करके चलते थे। और उनको प्रॉब्लम भी है, काफ़ी दिनों से डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है। तो उनको हम केयर लेते थे, दवाइयाँ चल रही है और सही चल रहे हो। तो अभी क्या हुआ कि बहू है, वो भी काम करती है आईटी में, तो इनको ऑफिस जाना है आना है, कोई बात नहीं, मेड्स है, सब कुछ है। पर ये होता है कि जैसे होता है कि जैसे ये लगता है कि वैसे हम घर में आए तो हम उनके ऊपर जैसे क्या उसको बोलते हैं, डिपेंडेंट हो गए, एंड वी हैव टू ओब्लाइज। तो हर छोटी चीज़ों में उन्होंने जैसे बहू को या मम्मी ये कर देना, मम्मी ऐसे कर देना, अच्छा हम जाएंगे तो आप थोड़ा ये देख लेना। तो डॉक्टर साहब हम फौज में रहे, अब फौज में आपको पता है कि जब आप सीनियर ऑफिसर हो जाते हैं कि हम किसी की नहीं सुनते, हमारे सब सुनते हैं। और आपको घर बैठे बैठे सब कुछ भी, ये नहीं कि आपको कुछ करना है, सब कुछ हो जाती है। और हम लोग बड़ा खुददार होते हैं। और वाइफ भी फौज में रही, फौज की बीवी रही, तो हमारे घर में काम करने वाले भी रहते थे, सब कुछ होता था। तो जब बहू बोलती थी हमें थोड़ा लगता था। अब वाइफ को बड़ा बुरा लग जाता था और उसकी शुगर शूटअप कर जाता था, तो मैं बोलता यार शांत रहो, कोई हो जाएगा। अब वो ये चीज़ मुझे भी लग जाता था, यार ये तो गलत बात है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कि भाई रेस्पेक्ट देना चाहिए। और हम कौन सा ऐसे कौन सा आपके यहाँ, हम हमें भी पेंशन मिलती है, मेरा घर है। तो पर ये होता है कि ये चीज़ जब हम बेटे से डिस्कस करते थे तो बेटा बोलता था अरे पापा आप छोटी छोटी चीज़ों पे क्यों इतना सीरियसली लेते हो, समझा देंगे उसको। और उसको बोलते थे तो वो बोलता था कि अरे तुम्हारे पापा मम्मी को क्या इतना बुरा लग जाता है, अपना बेटी होता तो नहीं करते उनकी बात। अब ये चीज़ हमारे बीच में चलता रहा। और वो काफ़ी बारे अभी जैसे मैं, मेरे को बड़ा बुरा लगता था कि जब वो कुछ वाइफ को बोलती थी और वाइफ बेटा को बोलता था तो घर में एक क्लेश टाइप हो जाता था, बड़ा माहौल ख़राब हो जाता था। तो वाइफ बीमार हो जाती थी, बेटा बात नहीं करता था, बहू देखती नहीं थी, तो बड़ा अजीब सा एक माहौल बन जाता। मुझे बहुत बुरा लगता था, यार ये क्या हो रहा है। और गुस्सा होता था अंदर से। अब गुस्सा आता था क्योंकि आदत है डॉक्टर साहब हमारी, हमें हमारी किसी को सुनना नहीं है। हम किसी का सुनते नहीं थे, हम सबको बताते थे, हमारे सब सुनते थे। अब यहाँ ये हमारे ऊपर ऐसे चलाती थी, तो ये बड़ा हमें बुरा लगता था। तो मैंने ये बोला बहू ये तो गलत बात है, वो सुनती नहीं थी। अब वो जैसे बोलेगी ऐसा है, तो हम बोलेंगे भाई ये क्या तरीका होता है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई हर बार हम ही ऐसे करेंगे, आपको भी करना चाहिए। आप अपना प्लानिंग करो, अपनी चीज़ें अगर इस तरीके से प्लानिंग करोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत होगी। पर वो क्या करती थी, नहीं मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करना है। अब मेरे को मैं अड़ जाता था, पर एग्जैक्टली फिर वाइफ उस टाइम फिर बेहोश हो जाती थी। अब सी तो हॉस्पिटल ले जाते थे, वो बोलते ये सिंकोप है, ये बार बार नहीं आनी चाहिए और ये बार बार कंडीशन होता है, इनकी शुगर लेवल शूटअप कर जाता था, तो बीपी शूटअप कर जाता था। तो डॉक्टर ने बोला नहीं ऐसे मत करो आप। अब ये तो बड़ा परेशानी हो गया डॉक्टर साहब। अब वाइफ ने बोला अरे आप क्या करो, बाल मान लो ना ये बात।
अब डॉक्टर साहब फिर क्या करेंगे अभी, मानना पड़ता है। अब मान लेते थे हम, अब क्या करें डॉक्टर साहब। अब ये लगता था कि कहाँ मैं ऑर्डर देता था, मैं कुछ काम नहीं करता था, अपना आराम से बैठ के ऑर्डर देता था और काम हो जाता था। और अब हम छोटी छोटी बात करते हैं, मतलब बुरा बहुत लगता था। हम लगता है यार ये क्या है, मतलब हम इतने सीनियर होने के बाद बच्चे को पाल के, पर ये होगा अगर बच्चे को कुछ बोल देते तो उसका मन खराब हो जाता था, वो बेचारा दुखी हो जाता था, तो घर की माहौल बिगड़ जाता था। अब वाइफ, मैं बच्चे को कुछ बोल दिया, उसने अपनी वाइफ को कुछ बोल दिया, तो वो दोनों में खटपट हो जाता, दोनों दुखी हो जाते थे। और मेरी वाइफ और परेशान हो जाती थी, वो बेचारी, उसकी सब कुछ छूट हो जाता था। हाँ, मैं बता, ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब, मैं बोला अच्छा ठीक है भैया, तुम जैसे बोलते हो वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। पर अंदर से डॉक्टर साहब ना झुंझलाहट होती थी थोड़ी सी, क्या करेंगे, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। अब फिर यहाँ से धीरे धीरे मेरे को लगता है ये सब चीज़ें चलती गई, तो डॉक्टर साहब आप पूरा फिट थे, मतलब 58 ईयर्स मैं सर्विस में रहा, मतलब 15 ईयर्स तक मैं सर्विस में रहा, कोई दवाई नहीं लेते थे, फर्स्ट क्लास। अब धीरे 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 हम भी लेजी होने लगे, यार क्या यार, मन नहीं करता था, अब किसी चीज़ में मन ही लग रहा है, नहीं लग रहा है, ना घर में कोई खुशी है ना बाहर, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा सा मायूस होने लग गया, और फिर धीरे धीरे ये मेरे को लगता है उसी टाइम ये स्किन की प्रॉब्लम आने लग गया। और ये स्किन की प्रॉब्लम इतना, रात को डॉक्टर साहब गुस्सा, मतलब खुजली होती है, तो गुस्सा भी आता है लेकिन खुजली भी करना पड़ता है। मैं मतलब इतना खुजली कर देता हूँ कि खून आ जाता है, अब वहाँ से जलन होता है, अरे यार क्या करूँ मैं, ये परेशान हो गया डॉक्टर साहब काफ़ी, मतलब बीमारी को मतलब सोच के ना, चलो वहाँ चुप रहो अलग बात है, अब ये बीमारी के साथ भी चलना पड़ेगा, कैसे बीमारी लग गई डॉक्टर साहब। अब यहाँ फैमिली में भी है, आपको रहना ही पड़ेगा, डोंट हैव एन ऑप्शन। तो अब बड़ा परेशानी होती थी कि मैं कोशिश करके, ना बीमारी ठीक हो रही है ना घर ठीक हो रहा है, अब ये चलता रहा। मतलब मैं डॉक्टर साहब बहुत दुखी हो गया हूँ मैं, ये स्टेट से मैं बहुत इस परेशान, इस जो कंडीशन है इससे बहुत परेशान हो गया हूँ डॉक्टर साहब। अब क्या करें, अब मेरे को कभी कभी लगता है यार कहीं से कुछ हो जाए यार, मेरे को थोड़ा सा चैन मिले यार, शांति से रहूँ मैं। थोड़ा सा डॉक्टर साहब ऐसा आप कुछ करो, किस तरीके से मेरे को थोड़ा आराम मिल जाए कि भाई अब मैं कम से कम शांति से अपनी ज़िंदगी, आगे की ज़िंदगी काट लूँ। और डॉक्टर साहब जैसे बोलेंगे आप वैसे करूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए मुझे, मतलब आपको बड़ा ये है क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। नहीं तो हम ऐसे, आप फौजी आदमी को पता है कैसे होता है कि अब क्या करें डॉक्टर साहब। तो ये दिस इज द केस एक्सप्लेनेशन, दिस इज a long case, but I explained you in 12 to 13 minutes. The case was for around 40 minutes because the patient explained everything. तो यहाँ मेरे को ये केस जो है, जैसे हम केस टेकिंग में क्या करते हैं, ज़्यादातर दो चीज़ों में ध्यान देते हैं कि एक्यूट में जो उसको परेशान कर रहा है बीमारी, उसमें पेशेंट उस बीमारी को कैसे टैकल करता है, कैसे अडाप्ट करता है, कैसे मैनेज करता है, एक, और उसकी अगर कोई हिस्ट्री ऑफ चेंज इन द लाइफस्टाइल है, तो उसको हम देखेंगे कि वो लाइफस्टाइल के चेंज क्या इस बीमारी के आसपास कोई लिंक कर सकते हैं, हम उसको दोनों को जोड़ के कोई दवाई हो सकता है, बेस्ट है वो। तो अगर दोनों जुड़ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कभी कभी हमें एक एक पार्ट करके देखना पड़ता है, कभी कभी जब हमें कोई हिस्ट्री नहीं मिलता है, बहुत कंडीशंस में ऐसा है। पर मैक्सिमम अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें, पेशेंट को थोड़ा सा अच्छे से स्टिमुलेट करें, पेशेंट कहीं ना कहीं जब उसकी तकलीफ हुई, उस तकलीफ के बारे में आपको समझाएगा और बताएगा। तो मैंने इस पेशेंट को, मैंने एल्यूमिना 30 का एक डोज दिया मैंने। और मैं क्यों दिया बताता हूँ, ये केस मेरे पास करीब करीब 1 साल 1.25 साल चला है, उसमें मैंने उसको 6 डोज दिया हूँ, 2 डोज 30 के, 2 डोज 200 के और 2 डोज 1 ml के। और उसके बाद वो पेशेंट करीब करीब उसके आगे 1 साल तक प्लेसिबो में चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो मतलब उसकी लेजन्स कम हो गया, जॉइंट पेन्स कम हो गया, मतलब ही इज़ टेकिंग प्लेसिबो बिकॉज ही फील्स दैट ही इज़ सिक्योर विथ मी। तो उसको लग रहा है कि आराम है तो प्लेसिबो ले रहा है। तो मैंने सोचा इस केस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि डोजेस के बारे में बहुत सारे लोगों की आता है, क्वेरीज है। तो डोजेस का मैं अपनी एक तरीका होता है, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग एक तरीका होता है। तो एक होता है कि आप कोई भी दवाई सिलेक्ट करते हैं, तो जो फर्स्ट केस टेकिंग होता है वो काफ़ी
क्या उसको बोलते हैं, मेहनत वाली होती है और दिमाग वाला होता है, बहुत सोच के दवाई देना पड़ता है, उस पर सब कुछ टिकता है आपका। तो मैं उसको क्या किया कि जैसे अगर 30 का एक पोटेंसी में देता हूँ और 1 महीने 1.5 महीने के बाद जब मैं देखता हूँ कि थोड़ा बहुत पेशेंट ठीक है लेकिन फिर भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैं अगर मेरे को लगा कि नहीं, एक केस अगर सिलेक्शन करता हूँ, मैं थोड़े दिन उसमें उस दवाई पे रहता हूँ। देन आई गिव ए डोज ऑफ 30 इन वाटर डोज, 3 चम्मच पानी में एक डोज घोल के मैं बोलता हूँ 10-10 मिनट पे ले लीजिए। अब उसमें भी 1-2 महीने के बाद पेशेंट लग रहा है कि ठीक है, फिर भी थोड़ा सा कभी कभी लेजेंस आ जाता है। देन आई गिव ए डोज ऑफ 200 in plain globules. Then again I repeat it after 2-3 months in water, 3 spoons of water, ऐसे करके मैं बढ़ाता हूँ। और 1 m के बाद अगर मुझे लगता है कि पेशेंट नहीं ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को या तो पेशेंट अगर फिर भी मेरे को लगता है केस टेकिंग पूरा सही है तो LM में जाता हूँ, नहीं तो मैं दवाई चेंज करता हूँ, दोबारा केस टेकिंग करता हूँ। ऐसे बहुत केसेस में हुआ, जरूरी नहीं कि हर बार एक ही दवाई से ठीक हो जाता है पेशेंट है, लेकिन ये होता है कि जो आप फर्स्ट केस टेकिंग करते हैं उसमें थोड़ा सा स्ट्रांग बन के रहिए आप। तो एल्यूमिना मैंने क्यों दिया, क्योंकि पेशेंट की एक एक्सप्रेशन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा उसके पास लेने के लिए मतलब अट्रैक्ट किया हुआ है कि क्या इसके साथ ही चलना पड़ेगा, कि बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसके साथ साथ चलना पड़ेगा मुझे। हमारे पास एक रूब्रिक है, डेल्यूजन ऑफ वेडिंग। अब ये रूब्रिक थोड़ा अटपटा है, आपको वेडिंग और बीमारी के साथ जोड़ना है, पर हमें अकेले उससे नहीं, हमें उसकी मीनिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रूवर्स की लैंग्वेज है। जैसे भी हमारे मास्टर्स ने लेके उसको मैट्रिमोनी में और रिपर्टरी में लिखा है, हमें समझना। ऐसा कहने वाले को कोई वेडिंग की सोच आती है। वेडिंग में हम क्या होता है, अभी अगर हम थोड़ा सा समझेंगे उसको, वेडिंग मतलब क्या है। वेडिंग अगर आप देखेंगे, वेडिंग का एग्जैक्ट मीनिंग होता है एक कोई रिचुअल्स है, फंक्शंस है, प्रीसीड्स मैरिज विच लास्ट फॉर ए डे और 2, समटाइम्स 3 days, समटाइम 4 days, इट डिपेंड्स ऑन, सब अलग अलग कल्चर में अलग अलग होती है। तो 4-5 दिन बहुत सारे सेरेमनीज होते हैं विच प्रीसीड्स मैरिज, इट इज़ नॉट मैरिज, एंड मैरिज इज आफ्टर वेडिंग है। और मैरिज में क्या होता है, आप देखिए ना, मैरिज में क्या होता है कि आप परमानेंटली, वो एक इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ आप जुड़ जाते हैं, वो उसके साथ ही रहते हैं आप। तो मैरिज में क्या होता है कि इट लास्ट्स फॉर एवर, द होल लाइफ टाइम। वेडिंग डजंट लास्ट फॉर होल लाइफ टाइम, वेडिंग जे टेम्परेरी थिंग है, जो 2-3 दिन 4 दिन शादी से पहले होती है, ये वेडिंग है। अब वेडिंग में हमारे पास IOCMS भी इसके साथ है, हम बताएंगे थोड़ा सा। तो इसका मतलब मैरिज से जो पहले की स्टेट है वेडिंग है। इसका मतलब वेडिंग में क्या होता है, आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हो। हम लोग कभी कभी मजाक मजाक में बोलते हैं वेडिंग इज जस्ट लाइक वेल्डिंग है। अभी से तोड़ दो, नहीं तो जिंदगी भर वेल्ड हो जाओगे आप, क्योंकि मैरिज तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि मैरिज इज ए लाइफ टाइम इंस्टीट्यूशन है, लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम, इट इज़ लास्टिंग फॉर एवर। वेडिंग डजंट लास्ट फॉर एवर। ये बस हनीमून हो गया, रिसेप्शन हो गया, पार्टीज़ हो गए, हल्दी सेरेमनी हो गया, मेहंदी हो गया, ये सब चीज़ें होता है वेडिंग में। तो प्रॉब्लम क्या होता है, अब अगर अभी इसमें अगर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं मैरिज आता है साथ में ना। पर अगर हम मैरिज के साथ रूब्रिक देखेंगे ना, हमारे पास डिल्यूजन, हमारे पास रूब्रिक है उसका, ही इज़ गोइंग टू बी मैरिड है, वो हायोसियामस है। और इग्निशिया में ही इज़ मैरिड है। अब गोइंग टू बी मैरिड मतलब उसको ये लग रहा है कि होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। क्योंकि हायोसियामस पर क्यों प्रॉब्लम होती है, हायोसियामस को इतनी आसानी से अगला आदमी पे ट्रस्ट होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर चुका है, देख चुका है, या उसके क्लोज्ड वंस के साथ वो देख चुका है। इसीलिए ना उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगा रहता है, इनसिक्योर फील करता है कि पता नहीं यार इसके साथ, जैसे अब वेडिंग मतलब यहाँ डॉक्टर के साथ भी वेडिंग हो सकता है, बीमारी के साथ वेडिंग हो सकता है, किसी एक इंसान के साथ भी आप जुड़ सकते हो। तो ये जोड़ने से पहले ना उसको लगता है ही इज़ गोइंग टू बी मैरिड, अब इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, तो उससे वेडिंग का फीलिंग आ, यार अभी से मैं कुछ करूँ ताकि या तो मैं जुड़ जाऊँ या तो मैं बच जाऊँ। तो ये अभी से कुछ करने की कोशिश पूरी की पूरी, जैसे क्यूरियस होता है, इनक्विजिटिव होता है, जानकारी लेता है, हर चीज़ क्या है क्या नहीं क्या नहीं, सब चीज़ जानकारी लेके फिर आगे बढ़ता है, ये हायोसियामस है। और इग्निशिया में मैंने अभी एक वीडियो में दिखाया था, ही इज़ मैरिड है,
ये सोच ही नहीं है वेडिंग का। क्यों? क्योंकि इग्नेशिया को पहले ही कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो कोई भी हो, चाहे माँ बाप ने अरेंज करे, चाहे खुद भी उसने लव किया, चाहे कैसे भी हो, अगर किसी के साथ जुड़ता है वो, तो ये वेडिंग वाला पार्ट होता ही नहीं उसके अंदर। ही नीड नॉट टू गो थ्रू द, हाँ वेडिंग करता हुआ अलग बात है, पर वो वेडिंग के अंदर जो दिमाग में आता है ना, आगे होने वाला है वेडिंग, उसके बारे में नहीं सोचता है। इज मैरिड, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिश्ते को चलाना है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। समझ गए ना? उसकी मोरल है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रिश्ते को चलाना है, इसलिए वो वेडिंग प्रोसेस पे ही नहीं आता है। उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, डाउट नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि वेडिंग क्यों होता है? वेडिंग में इस सेरेमनीज के दौरान आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जानकारी में आते हैं। आप देखते हो, अरे यार बंदा तो बढ़िया लग रहा है, ये तो अभी सिगरेट पी रहा है, यार ये लड़की तो बहुत अच्छी लग रहा था, ये तो 4 लोगों के साथ बात कर रही है। आप समझ गए ना? अरे इसको तो बढ़िया, ये तो बड़ा सिंपल लग रही थी, बट सी नीड्स लॉट ऑफ ब्रांडेड ड्रेसेस। तो बहुत सारी चीज़ों में मतलब एक दूसरे के बारे में जानकारी होती है वेडिंग में। तो बोले इग्निशिया को जरूरत ही नहीं है। अगर वो ब्रांडेड ड्रेस पहने, वो सिगरेट पिए, वो ड्रिंक करे, सी इज़ माइन, ही इज़ माइन, मैं उसको समझा लूँगा, मैनेज करके चलूँगा ना उसके साथ, मैं सुधारूँगा उसको। अगर कोई गलती हो रही है तो इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ मी। इग्निशिया हमेशा खुद को दोषी ठहरता है कि ये गलती अगर हुआ तो मेरी वजह से हुआ, उसको मैं ठीक कर दूंगा। तो यहाँ एल्यूमिना में क्या होती है, अब यही अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये सब चीज़ नहीं समझता, इसको ये लगता है कि ये, क्योंकि एल्यूमिना मैरिज में नहीं है, मैरिज की कोई रूब्रिक में नहीं है, इसको जुड़ना नहीं है। इसके लिए जब कोई परेशानी उसको लंबा चलता है, सताता है, तो उसको लगता है क्या ये जाने वाला नहीं है क्या, इसी के साथ ही रहना पड़ेगा क्या। तो उसको तरह 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 वो एक वेडिंग का फील आता है, और वो प्रोसेस में खुश नहीं रहता है, क्योंकि वो प्रोसेस में उसको कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ रहा है। क्योंकि आप देखो ना क्या हो रहा है इस पेशेंट में। देखो आप, मैं डिल्यूजन ऑफ वेडिंग लेके, और उसको हमारे पास जैसे वो बोल रहा था ना कि कहीं ऐसे कोई लाइलाज बीमारी तो नहीं है डॉक्टर साहब मेरे को, डिल्यूजन ही हैज़ इनक्यूरेबल डिजीज, और लीवर को सोच के सुना कोई और ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगा कि जिसकी वजह से मैं ठीक नहीं हुआ। फियर ऑफ इम्पेंडिंग इनक्यूरेबल डिजीज और डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, उससे मैंने एलुमिना दिया था। पर एलुमिना की जो फीलिंग है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। क्योंकि क्या हुआ देखिए ना, हमारे पास रूब्रिक था एलुमिना में, ऑब्स्टिनेट रेजिस्ट्स द विशेस ऑफ अदर्स। मतलब क्या है, ये दूसरों की चीज़ों को रोकता है, रेजिस्ट करता है, मानता नहीं है। और यहाँ क्या करना पड़ता है, ये दूसरों की बात को मानना पड़ता है। दोनों में अंतर हो गया ना। अब यहाँ से उसको वेडिंग वाली फीलिंग आएगी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के साथ ही रहना पड़ेगा, मुझे इतना दिन रहना पड़ेगा। तो यहाँ जो परेशानी है, ये एलुमिना का मेन परेशानी है। क्योंकि एलुमिना बेसिकली क्या होता है, वो कैसे भी हो, चाहे वो आर्मी में हो चाहे नॉर्मल आदमी हो, और बेसिकली वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आदमी समझता है, थोड़ा सा ऊपर वाला। जैसे हमारे पास रूब्रिक है ईगोटिज्म, हमारे पास आपने देखा होगा ईगोटिज्म है, हमारे पास रूब्रिक है डिल्यूजन क्रिएट है, हमारे पास रूब्रिक है डिफायंट है, आर्डेंट है, बार्किंग है, हॉटी है, और वो एक रूब्रिक बताया था उन्हें, रेजिस्ट ऑब्स्टिनेट रेजिस्ट द विशेस ऑफ अदर्स, और एक्सपेंसिव है, हु आर एक्सपेंसिव है, जिनके पास पावर है। मैं जैसे बोलूँगा आप मेरी बात ऐसे सुनोगे, आप पूरी तरीके से मैं बताऊँगा, क्योंकि भाई तुम्हारे पावर है तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा लोगों को। और ये आर्मी में था, चाहे कोई भी बंदा हो, वो अपनी चीज़ें, तो दीज आर द कंडीशंस। क्या होता है कि ये अपने आप को थोड़ा सा ऊपर समझता है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो कितना लो लेवल पे हो, चाहे वो आर्मी में हो। लेकिन ये जो ऊपर की लेवल पे चलता है, यहाँ से नीचे उतरना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। आलन ने एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल लाइन लिखा है, अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो पूरा आलिम समझ जाएंगे। रिलक्टेंस टू एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आलन की एनसाइक्लोपीडिया पढ़ेंगे आप, उसमें लिखा है रिलक्टेंस टू एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट किसी के अंडर में करना पड़ता है, वो आलुमिना किसी के अंडर में जाना नहीं चाहता है। अपने आप में बोलता है कि मैं यार मैं ग्रेट हूँ, मैं ईगो मेरे अंदर है, मैं खुद ही आर्डेंट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं दूसरों को भोग सकता हूँ, और मैं किसी के अंडर में काम करूँगा। तो यहाँ क्या हुआ,
यहाँ उसको करना पड़ा। क्यों काम करना पड़ा उसको? उसके पीछे कुछ रूब्रिक्स है और बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक्स है, इसको थोड़ा समझेंगे हम। हमारे पास एल्यूमिना में कुछ रूब्रिक्स है, अगर आप देखेंगे, ब्लड कैन नॉट लुक एट, ब्यूटीफुल रूब्रिक है, और ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। नाइफ कैन नॉट लुक एट, kill desire to at the sight of gun, suicidal disposition at the sight of blood or a knife, delusion impelled to commit suicide on seeing a life, weary of life at the sight of blood or knife। सब सिंगल सिंगल मेडिसिन है। ब्लड कैनॉट लुक आउट में 3-4 दवाई है। तो मतलब थोड़ा सा इसको लिंक करेंगे। मैं भाई सोचता था भाई ये मारपीट वाला ऐसे कोई नहीं है भाई, फाइट वांट्स टू में है, ये ऐसे नहीं है कि मारपीट कर लेता है, कोई राजा नहीं है जाके मारपीट कर लेगा, ये डिल्यूजन, ये किंग वो भी नहीं है। तो ये ब्लड नाइफ गन का क्यों आता है? तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। ब्लड का मतलब क्या है? अभी आप सोचिए, ब्लड हमारे शरीर में होता है और शरीर में इतने सारे फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं जो शरीर को चलाते हैं। जैसे आपकी फ्लेम हो गया, सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गया, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, मेंसेस हो गए, और डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होते हैं, यूरिन होते हैं, कितने सारे हमारे बॉडी के अंदर होती है। और ब्लड भी होती है, ये मेन कंपोनेंट है, ब्लड है। पर क्यों ब्लड इम्पोर्टेंट है? क्योंकि और सब की लॉस को आप इजीली भरपाई कर लेते हो, इजीली रिकवर करते हो, ब्लड का नहीं है। ब्लड का जब लॉस होता है तो इजीली रिकवर नहीं होता और इंसान को धीरे धीरे डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस में ले जाता है, ख़त्म कर देता है। और आप ब्लड के साथ किसको जोड़ते हैं? आप अगर एक हम मेटाफोरिकल देखते हैं, हम बोलते हैं ही इज़ माई ब्लड रिलेटिव, है ना। कभी ये नहीं बोलते ही इज़ माई फ्लेम रिलेटिव, सलाइवा रिलेटिव, यूरिन रिलेटिव, स्टूल रिलेटिव, नहीं बोलते ना। ब्लड रिलेटिव मतलब जुड़ा हुआ है कि मेरे साथ मेरा अपना है, ये रहता है तो मैं चलता हूँ। ब्लड के साथ जैसे चलता है तो ये मेरे साथ साथ चलता है, मेरी साथ देता है, तब मैं चलता हूँ। ही इज़ माई ब्लड रिलेटिव। अब आप समझ रहे, यहाँ से आप समझो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम जो है कि उसको देखें। ब्लड कैनॉट लुक एट, कैनॉट मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब में है तो नहीं देख सकता है। ब्लड मतलब क्या? किसी की खून गिरा हुआ है, निकला हुआ है, चाहे अपना चाहे किसी और का। इसका मतलब क्या है? जहाँ रिश्तों में कोई दिक्कत होती है, रिश्तों में कोई दरार आती है, तो उसको लगता है ये डिस्ट्रक्शन आसानी से भरेगा नहीं, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, और यहाँ से उसकी जो ग्रेटनेस है ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ये नीचे उतरता है। क्या हुआ आप देखिए ना, अच्छी खासी उनकी फैमिली थी, बेटे ने शादी किया, अब ये शिफ्ट किए अपनी बंगलो से, इतने बड़े ऑफिसर है, अपने घर में ही गए। अब छोटी छोटी चीज़ में बहू और सास के बीच में लड़ाई हुई और सास चुप होती थी तो इनको नहीं कंट्रोल होता और वो बीमार हो जाती थी। तो ये क्या होता था, अब ये जब कुछ बोल देती थी तो चीज़ें और बढ़ जाती थी, वो सिंकोप में जाती थी इनकी वाइफ। तो क्या हो रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ों में सब लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, तो चीज़ें धीरे धीरे खराब हो रही है। और ये चीज़ उससे देखने आ जा रहा है। वो होता क्या है इसमें? नाइफ और गन कौन है? नाइफ और गन दोनों से खून आती है। और नाइफ कौन है? एक नाइफ हो सकता है इसकी वाइफ हो, सॉरी इसकी बेटे की वाइफ हो, क्योंकि क्या है उसकी वजह से तो होती है सब चीज़ें। गन मतलब कोई है तो जहाँ से उसको नुकसान होती है और ब्लड निकलता है वहीं से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, यहीं से दिक्कत में चला जाता है वो बंदा। तो इसीलिए उसको देख नहीं सकता, इसीलिए अवॉइड करता है वो, ये अपनी बहू से अवॉइड कर, जो बोलो मैं कर लूँगा। यहाँ फिर हमारे पास क्या रूब्रिक है, यहीं से वो ईल्ड करता है, उसकी ग्रेट है, उसकी ईगो है, वो ईल्ड करता है। ईल्ड मतलब क्या? मान जाता है। आप देखिए ना, एल्यूमिना इज द ओनली मेटल व्हिच ईल्ड्स। अभी पता नहीं क्या रिपोर्टरी में आगे पीछे लोग करते ही रहते हैं। अगर आप देखेंगे उस टाइम जहर का एडिशन है और 1987 पीयर स्मिथ तक लिखा हुआ है, बार्थेनल क्लंकर तक, तो 100% सही है वो, क्योंकि और कोई मेटल ईल्ड नहीं करता है। इसका मतलब एल्यूमिना एक मेटल जो है ना, स्ट्रेंथ होता है, वो मैलिएबल होता है, इसलिए होता है क्योंकि ये चीज़ें वो उससे देखा नहीं जाता है कि ये लड़ाई झगड़ा जहाँ से ख़त्म हो जाएगी, रिश्ता बीमार हो जाते हैं, उसको ये लगता है या तो मैं कुछ कर दूंगा, तो उसको आइडिया से भी और हमारे पास सी एवर्स द आइडिया ऑफ लुकिंग एट द ब्लड और सुइसाइड, सब कुछ उसको पता है, वो करना नहीं है उसको।
लेकिन जब होता है तो उसको बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए अवॉइड कर, इसलिए गन, नाइफ और ब्लड, ये तीनों से बचता है वो। नहीं तो या तो कुछ कर देगा, या कुछ अपने को कर देगा, या दूसरे को कर देगा। इसलिए वो एरिया वो अवॉइड, कैनॉट लुक एट, उस एरिया को अवॉइड करने की कोशिश करता है और ईल्ड करता है। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं रहता है। यहाँ से फिर धीरे 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 उसकी जो है, जैसे वो बता रहा था ना, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, हमारे पास रूब्रिक है इंडिफरेंस, जॉयलेस है, इंडिफरेंस टू प्लीजर, मतलब किसी भी चीज़ में उसको मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है उसको, किसी भी चीज़ है। हमारे पास रूब्रिक है स्माइलिंग नेवर है, लाफिंग नेवर है, मतलब किसी चीज़ में उसको मन नहीं लगता। मन नेवर मतलब क्या है, अब खुशी नहीं है उसके अंदर। यहाँ से उसको लगता है यार अब बहुत दुखी हो गया, बोलता है ना कि डॉक्टर साहब मैं इस परिस्थिति से बहुत परेशान है। हमारे पास सैडनेस डिजीज है अबाउट, दुखी हो जाता है। यहाँ से लगता है यार कोई एक, मुझे कम से कम इस सुकून मिले, थोड़ी सी शांति मिले यहाँ से पर। हमारे पास रूब्रिक है रेस्ट डिजायर पर, थोड़ी सी आराम मिल जाए यार, इससे बाहर निकलूँ मैं किस तरीके से। डॉक्टर साहब आप कैसे भी बोलेंगे, मतलब मैं आपकी, मतलब जैसे भी बोलेंगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं किस तरीके से मुझे निकालिए, मैं पूरी मेहनत करूँगा, जैसे ही बोलेंगे, जो परहेज करूँगा, जो परहेज बोलेंगे वही करेंगे, और जितने दिन भी बोलेंगे मैं दवाई लेने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि पहले मैंने देख लिया कि इतनी ही मैंने पॉजिटिव था, उसके बावजूद भी चीज़ें बाहर निकल गया, मतलब ठीक नहीं हुआ। और प्लीज़ मेरे को हेल्प करिए। हमारे पास एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है अलबिना का, प्रेइंग फर्वेंट। फर्वेंट मतलब क्या है, विथ इंटेंस इमोशन है, विनम्र, बहुत प्यार से, बहुत विनम्र होके, और ये बहुत आर्डेंट है, इसके अंदर ताकत है, ये फॉलो कर सकता है आपको। और ये कोशिश करके ये बाहर निकलने की, बोल डॉक्टर साहब कुछ करिए और मेरे को इससे बाहर निकालिए। यहाँ से फिर वो मतलब धीरे धीरे कोशिश करता है कि भाई कोई उसको हेल्प कर दे और बाहर निकले। क्योंकि क्या हुआ, जब वो ग्रेट का कंडीशन में रहता है, जब ग्रेट के कंडीशन में रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक, जैसे मैंने बताया ईगोटिज्म, एक रूब्रिक है नैरो माइंडेड है, क्योंकि उसकी एक सोच है, वो नैरो से वो ओपन नहीं हो पाता है, ब्रॉड नहीं हो पाता है, क्लोज होके रहता है, उससे बाहर नहीं जा पाता है वो। तो ये नैरो माइंडेड में रहता है। लेकिन अब उससे जैसे वहाँ वो सबको रेजिस्ट करता है, पर यहाँ उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ही हैज टू यील्ड टू द विशेस ऑफ अदर्स, वहाँ रेजिस्ट द विशेस ऑफ अदर्स था। तो थोड़ा सा इसकी जर्नी है, इसकी जस्ट ब्लड कैनॉट लुक एट अगर देखेंगे और भी थोड़ा पैरामीटर्स देखेंगे, तो इसकी सबसे बड़ा नियरेस्ट राइवल एलोज है, जो मैंने अभी क्लास ले चुका हूँ। पर एलोज में भी वही होता है, वो भी रिश्तों में नहीं दिखता है, पर वहाँ वो रिश्तों को फ्रैटरनाइज करता है, वो खाली अपनों की नहीं, सब फ्रैटरनाइज। और हमारे वहाँ भी है इंटॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, हैज टू restrain himself, has to do some violence, to go to the violence, to restrain himself from violence कर। अब वहाँ क्या होता है, एलोज में एंगर बहुत होता है, वायलेंस होता है। यहाँ क्या होता है, ऑब्स्टिनेसी होता है। एलोज ऑब्स्टिनेट नहीं है, एलोज में ईगो नहीं है, इसमें ईगो है। ये ऑब्स्टिनेसी है, ये दूसरों की बात को रोकता है, काटता है, ऑब्जेक्ट करता है। और वहाँ क्या होता है, ये चाहता है कि तुम गलत मत करो, ये दूसरों को सुधारने की कोशिश करता है एलोज है, कि भाई ऐसे करोगे तो, क्योंकि ये यहाँ करोगे तो ये भाईचारा मेंटेन होकर रहेगा, सब खुश रहेंगे। तो वहाँ एक अलग रिएक्शन है, वहाँ यील्डिंग नहीं है, इसके अंदर यील्डिंग है, वहाँ रिकॉन्साइलेशन है। रिकॉन्साइलेशन में आदमी यहाँ के रिकॉन्साइल टू फेट है, छोड़ देता है कि जो होगा देखा जाएगा। यहाँ क्या करता है, यील्डिंग है। यील्डिंग में क्या होता है, बार 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 कोई मुझे से निकाल ले, कोई मुझे से निकाल ले, तो निकल जाऊंगा तो मैं कम से कम फिर ये दोबारा ये वेडिंग वाली पार्ट खत्म हो जाएगा, ये बीमारी मेरी ठीक हो जाए। ये बीमारी चाहे कैसे भी चले, इससे परेशान तो नहीं रहूँगा ना, मेरे दिमाग में तो नहीं चलेगा कि ये बीमारी मुझे परेशान कर रहा है, इसी के साथ जीना पड़ेगा। अब धीरे धीरे उसकी बीमारी थोड़ी थोड़ी है, लीजन्स कभी कभी आ जाता है, पर वेडिंग वाली फीलिंग नहीं डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं, कभी कभी आ जाता है, पर इससे परेशानी नहीं। और एट द सेम टाइम घर में भी उसकी क्या हुआ, अभी उसकी बहू की ये सब चीज़ें, अब उसको लगता है ये तो कॉमन चीज़ें यार, अगर मैं कर लूँगा तो क्या दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है। अब धीरे धीरे जब वो करने लग गया, अभी वो धीरे धीरे अपनी जो बहू की बात को जब काटा नहीं, तो बहू भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया।
तो घर में भी उसकी लाइफ अच्छी हो गई और बीमारी भी अच्छी हो गई, जॉइंट पेन्स भी कम हो गए। सो दिस वे वी हैव टू फोकस इन द टोटल स्टोरी ऑफ द रेमेडी। बड़ा अच्छा लगता है जब आप सोचते हैं कि वो, एंड सब कभी कभी लोग लगते हैं कि फिर अगेन क्या होता है कि हम ये नहीं कि भाई उसकी जॉइंट पेन है, उसकी सोरियाटिक आर्थराइटिस है, सो वी हैव टू व्हाट यू कैन टेल, आइडेंटिफाई और लुक आउट फॉर द व्हाट यू कैन टेल, कौन सी रिश्ते के साथ क्या दिक्कत हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ओपन रहिए, पेशेंट जैसे बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करिए और करके फिर आगे उसको देखिए कि कहीं ना कहीं वो देयर विल बी लिंक एंड वी कैन कम्युनिकेट। एक से लेकर दूर दूर लास्ट तक आप धीरे 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 कम्युनिकेट करके लिंक करके आप दवाई तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू।